हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लास्ट टाइम हमने देखा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अल्कलोसिस में सबसे मेन बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है। अल्कलोसिस मतलब अल्कलाइन पीएच होना। अल्कलाइन पीएच क्यों होगा? क्योंकि एसिड जो है बॉडी का वो बाहर चला जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का एसिड कौन है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेसिवली वॉश आउट हो जाए बॉडी से तो उसको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो वो वॉश आउट होने के क्या क्या रीजंस है, वो क्यों होगा, होने के बाद क्या इफेक्ट होगा और उसको इंटरवेंशन क्या करेंगे ये हम देखेंगे, लेकिन उसको क्लिनिकल बेसिस पर। क्लिनिकल बेसिस में हमारे पास पेशेंट का इस पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलिसिस के रिगार्डिंग कि पेशेंट आया है, उसको ये पैटर्न्स है ब्रीदिंग का, पेशेंट ऐसे ब्रीदिंग कर रहा है, पेशेंट को ये सिम्टम्स है, तो तुम्हारा पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, ये पूछ सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो उस पर हमें ध्यान रखना है। पहले हम पढ़ लेंगे कि नॉर्मल क्या होता है, एबनॉर्मल क्या होता है। नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड का वैल्यू रहता है 35 to 45 रहता है, उससे अगर कम हो जाए तो समझ लेना अल्कोलोसिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। उसको बोलेंगे हम रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, जिसमें पीएच भी नॉर्मल से कम हो जाएगा, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। ब्लड का पीएच 7.45 तक नॉर्मल रहता है, उससे ज़्यादा बढ़ गया मतलब वो अल्कलाइन पीएच हो गया। तो सबसे मेन चीज़ है कि पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है जो लंग से रिलेटेड रहेगी। लंग से रिलेटेड यही कि लंग के अल्वेओलाई में प्रॉब्लम्स आएंगे ड्यू टू एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट। सेकेंड है किडनी में भी तुम्हारा अगर पीएच से रिगार्डिंग देखा जाए तुम्हें, तो वो कॉम्पनसेट करने के लिए पीएच को कॉम्पनसेट करने के लिए किडनी HCO3 मेटाबॉलिक आयंस को कम कर देंगे, क्योंकि वो एसिडिटी बनी रहे। जो नॉर्मल अल्कलाइन हो गया है वो उसको नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के? कॉजेस में है सबसे इम्पोर्टेंट कॉज टैकिपनिया, जिसे हम बोल सकते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज बोलेंगे हम। जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स बढ़ती है, उससे रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है। रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाएगा। सेकेंड है एस्पिरिन टॉक्सिसिटी। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में भी हाइपर वेंटिलेशन होता है। जो एस्पिरिन टॉक्सिसिटी का मेन फीचर है, उसमें भी फीवर आता है, तो उसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होकर तुम्हें हाइपर वेंटिलेशन होकर तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो सकता है। थर्ड है कंट्रोल्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन। कंट्रोल मैकेनिकल वेंटिलेशन या CMV मोड जो हम वेंटिलेटर वाले पेशेंट पे रखते हैं, उसमें अगर हमने रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा रख दिया तो पेशेंट को ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होने के चांसेस रहते हैं। तो वो पता कैसे करें? इसलिए वेंटिलेटर वाले पेशेंट को हम ABG परफॉर्म करते रहते हैं ट्वाइस अ डे या वंस अ डे। उसमें से हमें समझता है कि पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड या CO3 आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या है। फोर्थ हो गया तुम्हारा हिस्टेरिया या एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक बोल सकते हो, हाइपर वेंटिलेशन। हर एक चीज़ में आपको, हर एक सिम्टम में तुम्हें हर एक बात कॉमन एक मिल रही है कि रेस्पिरेटरी रेट हाई है। तो हमेशा देखना है जब भी रेस्पिरेटरी रेट हाई रहेगा तभी सबसे मेन चीज़ है कि तुम्हारा पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होने के चांसेस है। जब भी रेस्पिरेशन ज़्यादा तो तुम्हारे पेशेंट अल्कोलोसिस में जाएगा। पेन होगा, अगर पेशेंट को होगा तो पेन की वजह से पेशेंट भी ज़्यादा ज़ोर से सांस लेता है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज, हाइपर वेंटिलेशन, अगेन तुम्हें अल्कोलोसिस हो गया। फिर न्यूरोलॉजिकल इंजरीज में देखा जाए, पॉन्स मेडुला को अगर कुछ इंजरी हुई तो नॉर्मल फिजियोलॉजी में दिक्कत आके पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हो सकता है, उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो सकता है। एम्बोलिज्म अगर रहा लंग में तो भी हाइपर वेंटिलेशन की चांसेस रहते हैं, क्योंकि पेशेंट कॉम्पनसेट करने का ट्राई करता है। एडिमा रहा फिर भी पेशेंट कॉम्पनसेट करने का ट्राई करता है तो हाइपर वेंटिलेट होता है। हाइपर वेंटिलेट होने की वजह से और उसमें पेशेंट को अल्कोलोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है। लास्ट में ये हो गए तुम्हारे सभी कॉजेस जिनकी वजह से तुम्हें अल्कोलोसिस हो सकता है। तो उसमें अभी साइंस एंड सिम्टम्स क्या रहेंगे, क्या दिखने को मिलेगा? तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम रहेगा तुम्हारा कि तुम्हारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ रहेगा, 20 से ज़्यादा रहेगा। कंफ्यूज रहेगा पेशेंट, क्योंकि पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा वॉश आउट हो गया है तो पेशेंट की रेस्पिरेटरी ड्राइव कम हो जाएगी, पेशेंट ड्राउजी होगा, हार्ट रेट पेशेंट का बढ़ा हुआ रहेगा कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू।
ईसीजी में चेंजेस आएंगे पेशेंट को। ईसीजी में क्या चेंजेस आएंगे, तो हाइपोकैलेमिया होगा। हाइपोकैलेमिया कैसे चेक करोगे तुम ईसीजी में, तो तुम्हारा प्रोमिनेंट यू वेव आएगा और टी वेव तुम्हारा शैलो हो जाएगा। मतलब जैसे हाइपरकैलेमिया में टॉल टी वेव्स रहते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हारा एकदम नैरो रहता है, वैसे उसका उल्टा रहता है हाइपोकैलेमिया में। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ब्रॉड हो जाएगा, यू वेव तुम्हारे प्रोमिनेंट रहेंगे और टी वेव तुम्हारा शैलो हो जाएगा। ये होगा तुम्हारा हाइपोकैलेमिया। तो तुम्हें इसमें इंटरवेंशन क्या करना है, तो इंटरवेंशन में तुम्हें पेशेंट को ब्रीदिंग टेक्निक्स सिखाने हैं। ब्रीदिंग टेक्निक से पेशेंट को वेंटिलेशन में कंट्रोल लाना है, पेशेंट को शांत करके। एंजाइटी अटैक हो तो पेशेंट को पैनिक ना होने देना है, पेशेंट को शांत करके उसके रिस्पिरेशन पैटर्न को कम करना है, उसका पैटर्न नॉर्मल लाना है, जिसकी वजह से पेशेंट को जो सबसे मेन बात है, जो हाइपर वेंटिलेशन वो कम हो जाएगा और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कम हो जाएगा। अगर पेशेंट को ये है वेंटिलेशन है, मैकेनिकल वेंटिलेशन लगा हुआ है, तो तुम्हें उसकी सेटिंग्स चेक करनी है। पेशेंट की सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू उसकी एटीजी रखनी है कि वो बॉडी को ज़्यादा कॉम्पनसेट ना करना पड़े, रेस्पिरेटरी रेट कंट्रोल्ड में रखना है, उसकी वजह से पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस ना हो। रीब्रीदिंग टेक्निक एक यूज़ कर सकते हैं, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि एम्प्टी बैग में पेशेंट को मुंह को लगा के ऐसे ब्रीथ करने बोलते हैं, जिससे वही कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होकर वही पेशेंट लेता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल रहता है, पेशेंट ड्राउजी नहीं होता है, रेस्पिरेटरी ड्राइव कम नहीं होती। और तुम्हें मॉनिटर करनी है पोटेशियम की लेवल मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि पोटेशियम की लेवल कम या ज़्यादा होने से पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ये रहा तुम्हारा रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। इससे बेसिक क्वेश्चन बन जाएंगे तुम्हारे क्लिनिकल बेसिस पे कि अगर तुम्हें कोई केस दी है, तुम्हें 3 चीज़ें बताई है, पेशेंट का पीएच बताया है, रेस्पिरेटरी रेट बताया है, कार्बन डाइऑक्साइड बताया है, CO3 लेवल बताया, तो तुम कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अल्कोलोसिस है वो चेक करना है, वो तुम्हें उससे कवर हो जाएगा। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि पेशेंट को अगर तुम्हें ऐसे बताया है कि पेशेंट को एंजाइटी अटैक है, या पेशेंट को हिस्टेरिया है, या पेशेंट ने एस्पिरिन का ओवरडोज किया है, तो पॉसिबल तुम्हें इंटरवेंशन क्या करना पड़ेगा। तो तुम्हें देखना है पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट क्या है। मेन चीज़ तुम्हें देखनी है, पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट देखनी रहती है इस चीज़ में। तो तुम ये चीज़ लगा के तुम आगे रेस्पिरेटरी रेट कॉम्पनसेट करके पेशेंट को रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस में जाने से बचा सकते हो। ये नॉर्मल ओरिएंटेड कॉन्शियस पेशेंट में बहुत कॉमनली नहीं देखने मिलता है, मोस्टली मैकेनिकल वेंटिलेशन वाले पेशेंट को, या जो पेशेंट शॉक में है उन पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी है।